अक्षय कुमार की ताजा फिल्म केसरी चैप्टर 2, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्म को किस तरह से हरी झंडी दे दी एकदम से, जिसमें कि बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे और बातचीत की शुरुआत में अजय परमात्मा जी आपसे करना चाहता हूं। आपने संयोगवश ये फिल्म जो केसरी चैप्टर 2 जिसका मैंने जिक्र किया अभी आपने देखी हुई है, तो मैं बात की शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर के हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो फिल्म है, ये एक तरह से ये दावा कर रही है कि उसने इतिहास के एक अब तक छुपाए गए पन्ने को, यानी जो जलियांवाला बाग से जुड़ा एक मामला था, शंकर नायर जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर के, उनका एक प्रसंग को उठा करके फिल्म बनाई गई है। और ये अपने ढंग से अपने तरीके से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो एक हमारे देश में फिलहाल माहौल चल रहा है सिनेमा के माध्यम से भी, उसको कहीं ना कहीं नए सिरे से व्याख्यायित करने की कोशिश करती है। तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा अजय जी इस पूरे विषय पर। जी, आप सभी को नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार, दर्शक जो हमें देख रहे हैं। ये मामला बहुत ही संगीन है और हम बार बार हर तीसरे छठे महीने पर आते हैं सेंसर के बातों को लेकर के। सेंसर जो सीबीएफसी अब कही जाती है, सीबीएफसी की बहुत ही संदिग्ध भूमिका हमेशा से रही है और खास करके पिछले 11 सालों में तो और भी ज्यादा संदिग्ध हो गई है, जहां अपनी मर्जी से कुछ फिल्मों को हरी झंडी दे दी जाती है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी साक्ष्य के। और वहीं कुछ फिल्मों के लिए कहा जाता है कि आप सारे साक्ष्य दिखाएं, बताएं, और फिर जाकर के कुछ एक कट्स बताए जाते हैं, कुछ शब्दों को म्यूट करना पड़ता है और फिर जाके फिल्म को मंजूरी मिलती है। ये तो खुलेआम हो रहा है। जिस फिल्म की चर्चा आपने की, केसरी चैप्टर 2, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग है। अब जी ये जलियांवाला बाग की अनकही कहानी, अनकही कहानी में जलियांवाला बाग की अनकही कहानी उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने शंकरन नायर की अनकही कहानी कही है जो अब तक नहीं सुनी गई थी। जलियांवाला बाग के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और उसमें उधम सिंह जैसी एक अच्छी फिल्म आ चुकी है, जहां उधम सिंह नामक नायक, और उधम सिंह के बारे में तो हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। हाँ, शंकरन नायर के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन शंकरन नायर और उधम सिंह की भूमिकाओं में फर्क है। शंकरन नायर वायसराय काउंसिल के मेंबर थे और उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में डायर की चर्चा की थी। अब ये दिक्कत क्या है फिल्म के अंदर और हम सारे समीक्षक और दर्शकों की, कि हम लोग फिल्म देखते समय हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम फैक्ट्स चेक करें। उसी समय पंजाब में जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ, 2 डायर हुआ करते थे। एक डायर जो जनरल डायर थे जिन्होंने गोली चलाई थी, जो जिनके बारे में ये फिल्म है और जिन पर सारा खेल रचा गया है। एक दूसरे डायर थे जो गवर्नर थे, दोनों के नाम आप सर्च करके पता कर सकते हैं। उस दूसरे गवर्नर डायर की खिंचाई या आलोचना उन्होंने अपनी पुस्तक में की थी और उन पर दोषारोपण किया था कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। तथ्य बताते हैं कि जनरल डायर ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि गवर्नर डायर ने जो आदेश दिया था उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन ये फिल्म बड़ी चालाकी से डायर को शिफ्ट कर देती है, उस डायर की कहानी को इस डायर में ले आती है। और चूंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है तथ्यों को जांच करने की, तो ये भी लोग नहीं देखते हैं कि वो जो मुकदमा लड़ा गया था 5 हफ्ते तक, और जिसमें बाद में किताब उनके परपोते ने लिखी है, द केस दैट शुक एम्पायर। सचमुच में वो ऐसा केस था जिससे एम्पायर हिल गया था, क्योंकि 5 हफ्ते तक वो मुकदमा चला था ब्रिटेन में और उसकी वजह से तमाम मीडिया और तमाम कवरेज की वजह से जलियांवाला बाग के बारे में लोग जान पाए थे। अब फिल्म क्या करती है चालाकी से कि पूरे मुकदमे को भारत में ले आती है, उस डायर को इस डायर में बदल देती है, 2 नए कैरेक्टर क्रिएट करती है जो आर माधवन करते हैं, अनन्या पांडे करते हैं, इवन अमित सियाल का भी कैरेक्टर वो गढ़ा हुआ है।
यहां तक कि डायर को भी कोर्ट में हाजिर कर दिया गया है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। तो अब और उसके बाद छाती पीटी जा रही है, हाय राष्ट्र हाय राष्ट्र हाय राष्ट्र हाय राष्ट्रभक्ति, और पब्लिक भी ताली बजा रही है। दिक्कत हमारी, अब हम जैसे थोड़े बहुत समीक्षकों की ये भी होती है कि हमारी ही बिरादरी के समीक्षक जब फिल्म देखते समय किसी प्रशंसक की तरह तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, वाह वाह करने लगते हैं। समीक्षक ऐसी भूमिकाओं में पहले नहीं हुआ करता था। हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा भाव विह्वल होते हैं, हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा द्रवित होते हैं, हम किसी भी फिल्म से बहुत ज्यादा नाराज भी होते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाएं थिएटर के अंदर तो बिल्कुल प्रकट नहीं करते हैं। बाहर निकल के लिखने, बोलने और मंथन करने के समय हम जो भी लिखे, पढ़े, बोले। लेकिन अब ये माहौल बदल गया है, दुनिया बदल चुकी है, और ऐसे में केसरी चैप्टर 2 हो या वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीति के इरादे से जो फिल्म बनाई जा रही हो, उसमें किसी भी सबूत की मांग नहीं की जाती है, उसमें किसी भी तथ्य की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। हमने कश्मीर फाइल्स में भी ये देख लिया, हमने केरला स्टोरी में भी ये देख लिया, हमने आर्टिकल 370 में भी ये देख लिया, हम अभी केसरी चैप्टर 2 में ये देख रहे हैं। आगे भी ऐसी कुछ फिल्में आएंगी जहां हम देखते रहेंगे। अब रही बात सेंसरशिप की, तो सेंसर में पिछले इसी सेंसरशिप के मामले को लेकर अनुराग का मामला जिस दिन से उछल गया है, और जो ब्राह्मणों की आपत्ति है कि उन्होंने कहीं एक कुछ बोल दिया टिप्पणी में, उत्तेजना में, अब उस उत्तेजना को लेकर के लोग अलग एक बवाल मचाए हुए हैं। लेकिन मूल बात जो अनुराग ने कही थी, चाहे वो धड़क 2 को लेके हो या फूले को लेकर हो, कि भाई अगर देश में जाति प्रथा खत्म हो गई है सीबीएफसी के मुताबिक, जो मोदी जी ने खत्म कर दिया है, तो फिर इस तरह की विवाद करने की जरूरत क्या है, और ब्राह्मणों का असल भूमिका क्या है ये भी जानना चाहिए। लेकिन अब वो सेंसरशिप की कोई बात नहीं हो रही है, न उस मुद्दे पर कोई बात हो रही है। इस बीच में यही एक खुशखबरी है कि 25 अप्रैल को फूले रिलीज हो रही है, 2 हफ्ते के बाद। हाँ, उसमें कट्स आ गए हैं, उसमें कुछ ऐसे जरूरी शब्द हटा दिए गए हैं जो फिल्म की कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे कि एक महाड शब्द है, जो मराठी, हाँ महाड, मराठी इतिहास से परिचित होंगे तो महाड और इन सारी चीजों। फिर ऐसे ही जब वर्णन किया जा रहा है जो सफाई कर्मचारी होते थे, तो उनमें भी कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। ऐसे ही कुछ परंपरा की बात जहां आई है, तो वहां कुछ 3000 साल की चर्चा थी, तो वो भी कुछ हटाने की बात की गई है। तो आज ही मेरी लेखक से बात हुई इसकी, इस फिल्म के लेखक मुअज्जम बेग हैं, मुअज्जम बेग ने ये फिल्म लिखी है। उन्होंने कहा कि अब सब कुछ हुआ है, मैं तो खून के आंसू रो रहा हूँ कि मेरे लिखे शब्द कट गए हैं, बीप हो गए हैं, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीप किए हुए शब्द लोग समझ जाएंगे कि वहां पे क्या कहा गया होगा, क्योंकि उसके बदले में हम कोई दूसरा शब्द नहीं दे सकते थे। वो शब्द उसका पर्याय नहीं हो सकता था, उसको स्थानापन्न नहीं कर सकता था, तो हमने बीप करने की सोची और वो फैसला लिया, वो कर दिया हमने। तो ये तो स्थिति है। मैं सेंसरशिप जैसी बात को अब नहीं करता, ये बेसिकली वर्तमान सरकार की मेंटरशिप हो गई है। अब वो मेंटोर करती है कि किस तरह की फिल्म आनी चाहिए, किस तरह की फिल्में चलनी चाहिए, और क्या बहस होनी चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, और हमें क्या करना है। तो हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ यही बात ये भी दिला दूं याद कि इसी सरकार के फैसले के मुताबिक श्याम बेनेगल के नेतृत्व में सेंसर सीबीएफसी के रोल और उसके काम पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आ चुकी है, जो पिछले कई सालों से रुकी पड़ी है, जिस पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जो इसी सरकार ने तय किया था। अगर वो लागू हो जाता तो शायद आज हम ये सब बहस नहीं करते। लेकिन जैसा कि होता है सरकारी महकमे में, ये कांग्रेस के भी जमाने में हुआ था, ये अभी बीजेपी के जमाने में हो रहा है। सरकार ऐसे ही फाइलों पर सोई रहती है और वही हो रहा है फिर से। जी।